हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मयंक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का ये पार्ट तीसरा है। इसके पहले दो पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट्स पहले उस पार्ट को ना देखे हों, सबसे पहले जा करके वो दो पार्ट आप देख लीजिए। उसके बाद ही आप अगले पार्ट में आना। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमें पहले का अगर पता नहीं होता तो उसके बाद में हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी वीडियो आप देखा करो उसे चैप्टर वाइज शुरू से आप देखा करिए, कंटिन्यू, और साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाते जाइए। देखिए आज हमें क्या पढ़ाई करना है। हमारे पास है जल का आयनिक गुणनफल। इसको प्रदर्शित करते हैं KW से। देखिए जल का आयनिक गुणनफल का आखिर क्या मतलब है। जल का आयनिक गुणनफल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जल है H2O, और जल को हम इस तरह से अगर आयनों में तोड़ते हैं तो ये टूटता है H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। इस तरह से ये टूट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जल के देखिए दो आयन मिले हमें। एक मिला H पॉजिटिव आयन और एक हमें मिला हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH आयन। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर K है। K को कहते हैं साम्य स्थिरांक। इसको कहते हैं साम्य स्थिरांक। अब देखिए ये साम्य स्थिरांक एक नया शब्द हमारे सामने आया। आप इसके विषय में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं आपको बताऊंगा कि इस साम्य स्थिरांक का क्या मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको वेट करना पड़ेगा। बस खाली अभी आप ये जानिए कि के का मतलब होता है नियतांक। तो अभी आप नियतांक मान के चलिए, मैं बाकी के पूरा इसका मतलब बताऊंगा साम्य स्थिरांक का। तो देखिए के बराबर जो होता है, अर्थात साम्य स्थिरांक बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखिए अगर कहीं पर बड़ा कोष्टक के अंदर अगर कोई आयन अगर लिखा हो तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा कोष्टक होता है ना, ये बड़ा कोष्टक को कहते हैं इसको कहते हैं सांद्रता। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इनटू आगे यहाँ पर लिखो है OH, ये हो जाएगा OH आयन की सांद्रता बटे में होता है जल की सांद्रता H2O। इसको कहते हैं जल की सांद्रता। और ये सब पूरा होता है साम्य स्थिरांक के बराबर। अब जहां पर के क्या है, एक नियतांक है। तो अगर हम जल को इधर ले आए तो देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के। और यहाँ पर देखोगे तो जल की सांद्रता बराबर यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और इनटू में ये हो जाएगा OH आयन की सांद्रता। अब यहाँ पर देखिए H2O। H2O का मतलब होता है जल, और जल को हम लिखते हैं वाटर से। तो वाटर का पहला अक्षर आता है W बराबर यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और इनटू में यह होता है OH आयन की सांद्रता। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए के और W का क्या मतलब निकला। के W का मतलब यही है जो मैं अभी आपको ऊपर बताया, जल का आयनिक गुणनफल KW। तो KW जल का आयनिक गुणनफल है। और देखिए यहाँ से इसकी डिफिनीशन क्या निकल के आई कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH निगेटिव आयन की सांद्रता को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। इसको हम KW से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है, तो आप उनको बता दीजिए कि इसका मान होता है 1 गुणित 10 की घात -14।
जल का आयनिक गुणनफल हमेशा याद रखिएगा 1 गुणित 10 की घाते -14 होता है। और ये वैल्यू आप याद रखिएगा, जब भी हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करवाएंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। तो बस आप समझते जाइए कि यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो होता है 1 गुणित 10 की घाते -14। इसकी डिफिनेशन क्या निकली कि जल का आयनिक गुणनफल बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ओके, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हमको आगे क्या पढ़ना है। एक पॉइंट हमारे पास नोट है, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट ये है कि जल एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघटय है। देखिए विद्युत अपघटय के विषय में बताया था कि विद्युत अपघटय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघटय, एक होता है प्रबल विद्युत अपघटय। देखिए प्रबल विद्युत अपघटय क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसको जल में डालने पर बहुत कम समय में अधिक आयनों में टूट जाते हैं उसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। और वे पदार्थ जिनको जल में डालने पर बहुत अधिक टाइम में कम आयनों में टूटता है उसे कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। तो यहाँ पर देखोगे तो जो जल है ना, जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। मैं आपको देखिए जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जल के 550 लाख अणु में, अगर आपके पास अगर जल का 550 लाख अगर अणु है तो इतने अणुओं में से एक अणु ही इसमें जल मतलब आयनों में टूटता है। तो जल के 550 लाख अणु में से केवल एक अणु ही आयनों में टूटता है, आयनों में टूटता है। तो आप बताओ यहां पर देखोगे तो 550 लाख अणु बहुत अणु होते हैं। अगर जल के हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अणु ही इसमें आयन में टूटता है जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटता है। तो आप बताइए क्या जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय नहीं है, है ना। चलिए आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे हमको क्या पढ़ना है। देखिए पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियो प्ले करा करो ना तो सबसे पहले अगर वीडियो साफ ना दिखाई दिया करे तो आप अपने मोबाइल से वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लिया करिए। वीडियो की क्वालिटी जब बढ़ जाएगी ना तो वहाँ पर आपको अच्छा दिखने लगेगा। क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक मोबाइल से बना रहा हूँ और उस मोबाइल का कैमरा इतना सही नहीं है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी अगर आप बढ़ा के अगर देखोगे तो आपको अच्छी वीडियो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। देखिए आगे हमको क्या पढ़ना है। अगला है हमारे पास अम्ल, क्षारक, क्षारक को हम भस्म भी कहते हैं, भस्म, अम्ल तथा क्षारक, या तो हम इसे भस्म भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द है क्षारक। देखिए क्षारक का क्या मतलब है, कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है क्षार, कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है क्षारक। तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि यार कहीं क्षारक लिखा है कहीं क्षार लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्षार और क्षारक में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आज अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इनमें दोनों में क्या अंतर है। अगर इसके विषय में अगर बिल्कुल और हमको डीपली जाना है तो इसके आगे ही 2-3 वीडियो के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि अम्ल किसे क्षारक कहते हैं और किसे क्षार कहते हैं। और क्षारक को भस्म भी कहते हैं, क्षारक को भस्म भी कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अम्ल और क्षारक पर अपनी अलग अलग विचारधारा व्यक्त किया। और उन विचारधाराओं में से हमको कुछ साइंटिस्टों की विचारधाराओं पर अध्ययन करना है कि यहाँ पर देखिए 2 या 3 साइंटिस्टों के विषय में हमको पढ़ना है कि कौन से साइंटिस्ट अम्लों को हमको पहचानने का क्या तरीका बताया कि अगर ये पदार्थ ये अम्ल है कि ये क्षार है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर एक साइंटिस्ट आते हैं। नंबर पहला पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम है आरहेनियस। इनका नाम है आरहेनियस। देखिए आरहेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि आखिर अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। सबसे पहले अम्ल और क्षारक की डिफिनीशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आरहेनियस। और आरहेनियस के देखिए डिफिनीशन हमें जरूर पढ़नी चाहिए। तो आरहेनियस के अनुसार देखिए आरहेनियस ने क्या बताई। इन्होंने कहा अम्ल वे होते हैं जो, या जिसे लिखो ज्यादा सही रहेगा, जिसे जल में डालने पर, जल में घोलने पर आप या डालने पर, जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए अम्ल वे होते हैं जिन्हें, या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें या जिसे जल में डाल यानी घोलने पर वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, उसे तो कहते हैं अम्ल। ये मतलब ये डिफिनीशन बताई सबसे पहले आरहेनियस ने। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है HCl। देखोगे जैसे हम इसको क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, H पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए हमको हाइड्रोजन आयन देखने के लिए मिला। यही बात तो आरहेनियस ने बताई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे ही कहते हैं अम्ल। जैसे एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, जैसे है HNO3, जिसको कहते हैं HNO3। यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा पहले। जैसे आप इसको जल में घोलोगे तो यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव इस तरह टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी देखोगे तो हमें H पॉजिटिव देखने के लिए मिला। तो आरहेनियस के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। अब देखिए आरहेनियस ने क्षारक की हमें क्या डिफिनेशन बताई। जैसे क्षारक वे होते हैं जिसे जल में घोलने पर OH आयन देते हैं, उसे कहते हैं क्षारक। मतलब कि उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जिनको जल में डालने पर OH आयन रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं क्षारक। जैसे इसके भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको जल में डालेंगे तो यहाँ से क्या टूटेगा, ये Na पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमको OH निगेटिव देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक क्षारक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है KOH, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो यहाँ से निकलेगा K पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव। तो इस तरह से देखोगे तो यहाँ भी हमको हाइड्रोजन आयन देखने के लिए मिला। तो आरहेनियस की डिफिनेशन के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि किसे अम्ल कहते हैं और किसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए नंबर दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर है हमारे पास ब्राउनस्टीड व लारी के अनुसार। देखिए किसी किसी किताब में लिखा है ब्राउनस्टेड, तो ब्राउनस्टेड कह दो चाहे ब्राउनस्टीड कह दो, बात एक है। इन्होंने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो अपने से हाइड्रोजन या सॉरी प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन देते हैं, और जो प्रोटॉन देते हैं उसको कहते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं क्षार। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो ब्राउनस्टीड और लॉरी ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि जैसे आर्हेनियस ने क्या बताया कि पदार्थों को आप जल में डालिए, अगर H पॉजिटिव आयन देते हैं तो उसको कहते हैं अम्ल, अगर OH आयन देते हैं तो उसको कहते हैं क्षार। लेकिन यहाँ पर जब ब्राउनस्टीड और लॉरी आए तो ये बता रहे हैं कि यार क्या हम सभी पदार्थों को जल में ही डालते रहेंगे, इससे मान लीजिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे पदार्थ, इनके अनुसार वे पदार्थ अर्थात अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन अर्थात H पॉजिटिव देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नया शब्द आपके सामने फिर आया, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ प्रोटॉन और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए, जैसे ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक ही तो होती है। और वो भी अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कहीं निकल जाए तो अब बताओ उसके परमाणु में सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन ही तो बचा। तो जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है ना, वो एक प्रकार का प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पर H पॉजिटिव लिख दो और चाहे यहाँ पर P पॉजिटिव लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है। तो अम्ल वे होते हैं जो अपने से क्या करते हैं, प्रोटॉन को दान देते हैं, अर्थात प्रोटॉन देते हैं, उसे कहते हैं अम्ल। अब देखिए क्षारक, क्षारक वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन अर्थात H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं। अब जैसे इस पर एक एग्जाम्पल हमको देखना, जैसे एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास है HCl और प्लस हमारे पास जैसे है कि एक है H2O, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक प्रोटॉन जाएगा कहाँ, जल में, अर्थात H पॉजिटिव ये आयन देगा, ये प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन पहले से हैं, एक और आ गया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। तो यहाँ पर देखिए खाली क्या बचा, यहाँ पर ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव, देखिए प्रोटॉन आ गया ना। और यहाँ पर देखोगे तो एक, यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा खाली क्लोरीन, और प्लस ये हो जाएगा क्लोरीन आयन। तो मैंने क्या कहा कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, तो बताओ देने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने किया, तो इसका मतलब इसको कहते हैं एसिड, मतलब अम्ल है। उसके बाद जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं क्षारक, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षारक हो जाएगा, जिसको कहते हैं बेस। तो लॉरी और ब्राउनस्टेड के अनुसार जो उन्होंने डिफिनेशन दिया वो आपको समझ में आ गई होगी कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से प्रोटॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, देते हैं, उनको क्या कहते हैं, अम्ल। और जो क्या है कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं जो पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं, क्षारक। अब बताइए क्या आपको ये भी डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक और बताता हूँ। देखिए उसके बाद हमारे पास देखिए तीसरे नंबर के कौन साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है लुईस। देखिए लुईस ने क्या बताया, लुईस ने यहाँ पर यह बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो मतलब कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, उन पदार्थों को तो कहते हैं अम्ल। और सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया,
वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं लुईस अम्ल, और जो पदार्थ को क्या करते हैं, देते हैं, डोनेट करते हैं, उनको कहते हैं लुईस क्षार। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जोड़े, इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको तो कहते हैं अम्ल, और क्षारक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं लुईस अम्ल, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, जो देते हैं इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, उसको कहते हैं लुईस क्षार। जैसे यहाँ पर हमको एक एग्जांपल देखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है बोरान। अब जैसे मान लीजिए बोरान है तो बोरान में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो देखिए बोरान के देखिए बाहरी कक्षक में देखिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ही होता है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर साझेदारी किए हुए हैं, बाकी देखिए अभी भी नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब हमने देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े हैं तो चलिए ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर प्रत्येक जो पदार्थ है ना, या प्रत्येक जो तत्व है ना, प्रत्येक तत्व है ना, उनकी बाहरी कक्षा तभी संतृप्त होती है। संतृप्त का मतलब बाहरी कक्षा तभी पूर्ण होती है जब उनके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और जब उनकी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो उनकी कक्षाएं पूर्ण होंगी। तो यहाँ पर देखोगे तो इसकी बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 को इन्होंने जोड़ा बना लिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा ना, ये क्या करेगा, यानी कि बोरान फ्लोराइड को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NH3 और सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से देखिए ये जो डोनेट किया ना, यहाँ बॉन्डिंग बनेगी जिसको कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, BF3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखिए डोनेट किसने किया, ये। और जो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है ना, उसको कहते हैं लुईस क्षारक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं लुईस अम्ल। तो अब आपको समझ में आया होगा कि लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट में नोट पॉइंट 1। मैं आपको कहा था ना कि मैं आपको देखिए क्षारक और क्षार के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। तो देखिए थोड़ी सी मैं आपको जानकारी आज देता हूँ, उसके बाद इसके विषय में थोड़ा सा भरपूर जानकारी आपको बाद में मिलेगी। देखिए क्षारक या भस्म, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल ध्यान से। क्षारक या भस्म में यदि शुद्ध अवस्था में अगर OH आयन उपस्थित होते हैं तो उसको कहते हैं क्षार। ये बात को याद आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो।
कि किसी भी क्षारक में अगर शुद्ध अवस्था में अगर OH आयन अगर वहां पर उपस्थित है तो इसका मतलब जान लो कि वो क्षारक एक क्षार है। आई बात समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है NaOH। तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे हम इसको देखेंगे, जैसे देखिए आयनों में टूटता है ना, तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटता है। तो यहाँ पर देखोगे तो OH यहाँ पर शुद्ध अवस्था में है या नहीं है। तो इसका मतलब कि जान लो ये क्षारक तो है ही है, लेकिन क्षारक के साथ साथ ये एक प्रकार का क्षार भी है। अब आपको समझ में आया कि क्षारक क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। क्षारक को देखिए, क्षारक और क्षार में बहुत बड़ा अंतर होता है। बस थोड़ा सा आप समझिए कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं, सॉरी जान लो, मतलब किसी भी क्षारक में अगर शुद्ध अवस्था में अगर OH आयन हो तो उसको कहते हैं क्षार। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि एक हमारे पास एग्जांपल है, जैसे अभी अभी देखिए मैं आपको बताया NH3 और सिंगल बॉन्ड में लिखा है BF3। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको बताइए क्या OH आपको नजर आ रहा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखोगे तो ये एक प्रकार का क्या है, ये क्षारक है, ये एक प्रकार का बताओ क्षार है। और इसमें देखिए क्या ये एक प्रकार का क्या क्षारक है कि ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो देखिए डिफिनीशन के अनुसार चलिए, डिफिनीशन में ये कहा है कि अगर OH आयन अगर यहाँ जान लो एकदम शुद्ध अवस्था में है तो उसको कहते हैं क्षार। तो यहाँ पर देखिए ये क्षारक है ही है, क्षारक के साथ साथ ये क्या है, क्षार भी है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये एक प्रकार का सिर्फ क्षारक है, अर्थात क्षार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध अवस्था में OH नहीं है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, अगली देखिए एक डिफिनीशन, अगर आपको ये नहीं याद होती तो इसको जरूर याद रख लीजिए कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको कहते हैं क्षार। बस सीधा सीधा याद रखिए कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको कहते हैं क्षार। ये मैं लिख दिया हूँ, वे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं वे क्षार होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का हमारा ये यहाँ तक देखिए ख़त्म हो रहा है टॉपिक। इसके आगे मैं आप कल स्टार्ट करूँगा। ये था आपका पार्ट 3। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने दोस्तों को भी आप इस चैनल के माध्यम से देखिए, मैं केमिस्ट्री पहुँचा रहा हूँ अब तक, आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, वो भी हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों से कह दीजिए कि यहाँ पर रेगुलर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। थोड़ा सा क्या है कि मेरे वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए मैं बहुत जल्द मैं एक माइक के प्रबंध में हूँ। जैसे अगर माइक मुझे मिल जाएगा तो आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और वीडियो की मैं भी क्वालिटी अच्छी करने के लिए मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि वीडियो भी आपको अच्छी मिले। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करा करिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।